फ्रेंड्स, वेलकम टू घटना सूत्र। मैं हूँ दृष्टि जैन और जैसे कि आप सभी ने देखा था कि हमने सुबह करंट अफेयर्स डिस्कस किए थे प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से। तो अभी हम देखेंगे प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन। तो प्रीलिम्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट दीज स्टेटमेंट्स अबाउट न्यू रूल्स मेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के ऊपर क्वेश्चन है और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से लिंक किया है। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज RBI has increased the PSL target for small finance bank from 60% to 75% of their total loans, that is adjusted net bank credit। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो बोल रहा है कि RBI ने PSL नॉर्म्स को बढ़ा दिया है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, तो 60% से 75% कर दिया है, ये बोल रहा है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर सेटअप बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन बाय द नचिकेत मोर कमेटी। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक कैसे बने थे बोल रहे, तो नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशन पे बने थे। फिर द थर्ड स्टेटमेंट है, स्मॉल फाइनेंस बैंक मस्ट गिव एटलीस्ट 50% ऑफ देयर टोटल लोन्स टू बिजनेसेस इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो बोल रहा है कि उनको कम से कम 50% ऑफ देयर लोन्स देना चाहिए MSME सेक्टर को। अब पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग और हाउ मेनी पे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें बोला है हाउ मेनी, तो कितने इनमें से इनकरेक्ट है। तो अब आंसर है इसमें ए, तो सिर्फ एक ही इनकरेक्ट है, बाकी दो स्टेटमेंट सही है। तो इसमें देखते हैं कि स्टेटमेंट 1 के बारे में क्या बोल रहा है। द PSL टारगेट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इंक्रीज फ्रॉम 60 to 75%, दैट इज़ ये वाला स्टेटमेंट सही है जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपन। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग द RBI हैज़ मैंडेटेड द स्मॉल फाइनेंस बैंक शुड एलोकेट एटलीस्ट 75% ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर। अब देखो अपन ने इसमें क्या गलती करी कि अपन ने सिर्फ 75% पे फोकस किया, तो 60 से 75 नहीं हुआ है। इनिशियली ये स्टार्टिंग से लेके अभी तक ही 75% है, तो इसलिए ये गलत हो गया। देयर हैज़ नेवर बीन अ टारगेट लोअर देन 60%, तो 60% से कम कभी भी नहीं हुआ है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट आते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट बोला था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स वर सेटअप बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नचिकेत मोर कमेटी। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि नचिकेत मोर कमेटी बनी थी, RBI ने बनाई थी 2013 में। उसमें बोला गया था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाना है लोगों की नीड्स को केटर करने के लिए। थर्ड स्टेटमेंट है, स्मॉल फाइनेंस बैंक मस्ट गिव एटलीस्ट 50% ऑफ देयर लोन्स टू MSME सेक्टर। तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि रूल बोलता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को एटलीस्ट 50% ऑफ द लोन पोर्टफोलियो शुड कंसिस्ट ऑफ लोन्स अप टू 25 लाख। मतलब MSME का ऐसा कोई टारगेट नहीं है, बट बोला है कि एटलीस्ट 50% ऑफ द लोन 25 लाख से कम जो लोन ले रहे हैं उनको जाना चाहिए। However, this 50% लिमिट डज नॉट मीन ऑल लोन्स मस्ट गो टू MSME। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये पूरे लोन्स MSME को जाने चाहिए, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है, दोज लोन्स कुड ऑल्सो गो टू इंडिविजुअल, स्मॉल ट्रेडर्स, फार्मर्स एंड अदर बोरोवर्स, नॉट ओनली MSME। समझ आया। तो इसलिए अपना कौन सा स्टेटमेंट सही है, स्मॉल फाइनेंस बैंक आर बेस्ड ऑन नचिकेत मोर कमेटी, ये सही है। तो दैट इज इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट फर्स्ट वाला है और थर्ड वाला भी है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में ना देखो, जो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट है ना, तो इनकरेक्ट नहीं होगा, ये करेक्ट होगा। करेक्ट होगा तभी आंसर आएगा कि इसमें से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड गलत है, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। विच मिनिस्ट्री स्टार्टेड द MCA 21 पोर्टल विच हेल्प्स टू मेक कंपनी रिलेटेड लीगल प्रोसेस फास्टर एंड कंप्यूटराइज्ड। तो बोल रहे हैं कि MCA 21 जो पोर्टल है वो कौन सी मिनिस्ट्री का है। तो द ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये ऑप्शन जब आप MCA 21 आपने कभी ना कभी सुना होगा, पता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो MCA 21 इज बेस्ड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तो द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब हम इसका डिटेल्ड आंसर देखते हैं। तो MCA 21 पोर्टल है वो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कंपनीज़ को हेल्प करता है, प्रोफेशनल्स को और सिटीजन्स को, टू क्विकली एसेस सर्विसेज रिलेटेड टू कॉर्पोरेट लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है। थ्रू MCA 21 बिजनेसेस कैन, तो बिजनेसेस क्या क्या कर सकती है, रजिस्टर अ न्यू कंपनी, फाइल एनुअल रिटर्न्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स एसेस कर सकती है रिलेटेड टू कंपनीज एंड मेक ऑनलाइन पेमेंट्स फॉर वेरियस फीस। This portal makes legal processes easier, saves time, reduces paperwork and increases transparency in corporate governance in India। तो इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ जाती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इन विच स्टेट इज़ द शारावती लायन टेल्ड मकाक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो बोल रहा है कि शारावती लायन टेल्ड मकाक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से स्टेट में। तो द ऑप्शंस आर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो शारावती एक रिवर भी है, शारावती रिवर पे ही जॉग फॉल्स है, तो दिस फॉल्स इन कर्नाटका, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका।
डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो शारावती लायन टेल्ड मकाक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. इट इज़ सिचुएटेड इन द शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका. तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में? शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में है और शारावती रिवर के ऊपर इसका नाम पड़ा है. इस सेंचुरी में बहुत फेमस है लायन टेल्ड मकाक, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, प्राइमेट है, जो सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं इंडिया में. लायन टेल्ड मकाक का क्या डिस्टिंक्टिव फीचर है? इनकी सिल्वर वाइट मेन होती है अराउंड इट्स फेस एंड इट्स ब्लैक टफ्ड टेल. तो टेल होती है वो ब्लैक होती है और मेन होती है वो सिल्वर वाइट होती है. Besides the lion-tailed macaque, the sanctuary is also home to various other animals like Malabar giant squirrel, hornbills, langurs, leopards and several bird species. ठीक है, तो यहाँ पे ये सब species भी मिलती है. The area is covered with dense evergreen forests and receives heavy rainfall, making it a rich biodiversity hotspot. The sanctuary also helps in protecting the ecosystem of the Sharavati river basin, which is important for hydropower generation and water supply in Karnataka. तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हाइड्रो पावर जनरेशन और वाटर सप्लाई के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट. तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है? तो ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, UNCTAD, IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक. सो द करेक्ट आंसर इज, देखो इन्वेस्टमेंट की बात हुई है तो अपन ट्रेड वाली ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा अच्छे से लिंक कर सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. पता है रिपोर्ट्स के लिए बेस्ट क्या होता है कि आप ऐसे कॉलम बना के अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो कि ये रिपोर्ट किसने निकाली, ये रिपोर्ट किसने निकाली. ऐसा करके आपका विद टाइम पूरी एक शीट बन जाएगी. अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड ईच ईयर. तो ईच ईयर पब्लिशिंग होती है. कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. ये किसका पार्ट है? UN सिस्टम का पार्ट है और इट इज़ रिलेटेड टू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़. और रिपोर्ट किस पे फोकस करता है? ग्लोबल ट्रेंड्स इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बोथ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज. फिर इन्वेस्टमेंट पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है और इम्पैक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, अब 2025 के लिए बात करेंगे तो रिपोर्ट इंक्लूड्स डाटा एंड इंसाइट्स इनटू हाउ द ग्लोबल इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स आर इवॉल्विंग. तो इस साल कैसे इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स इवॉल्व हो रहा है और पॉलिसी मेकर्स, बिजनेस और रिसर्चर्स इस रिपोर्ट को किस तरीके से लेते हैं, ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है. नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द प्रीलिम्स पार्ट. रीड दी स्टेटमेंट्स अबाउट द बानाकचेरला प्रोजेक्ट. बानाकचेरला प्रोजेक्ट. फर्स्ट इज द प्रोजेक्ट्स पर्पस इज टू शिफ्ट एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम कृष्णा रिवर टू गोदावरी रिवर. तो बोल रहा है कि इसका मेन पर्पस क्या है? कृष्णा रिवर से जो एक्स्ट्रा पानी है वो गोदावरी रिवर में शिफ्ट करना है जिससे कि ड्रॉट कम हो सके रायलसीमा रीजन में. Second statement is the project plans to build a reservoir at Bollapalli and a tunnel going through the Nallamalla forest. तो टनल बनाना है नल्लामल्ला फॉरेस्ट में. Third statement is state of Telangana mainly objects because it says that the project breaks rules under the Andhra Pradesh Reorganization Act. तो बोल रहे हैं कि जो तेलंगाना गवर्नमेंट है वो इसलिए अपोज कर रही है क्योंकि उनका कहना है कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अगेंस्ट जाता है. इनमें से बोला है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं. तो पहले हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज डाइवर्टिंग सरप्लस कृष्णा वाटर रिवर फ्रॉम टू गोदावरी टू हेल्प रायलसीमा. ये फर्स्ट स्टेटमेंट था, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि बानाकचेरला प्रोजेक्ट है वो इट इज़ नॉट अबाउट डाइवर्टिंग कृष्णा रिवर्स वाटर टू गोदावरी रिवर. इंस्टेड इट इज़ ऑफ ट्रांसफरिंग वाटर विद इन द कृष्णा बेसिन. तो कृष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी से दूसरी ट्रिब्यूटरी में पानी ले जाना है जिससे कि रायलसीमा रीजन को हेल्प हो सके. इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. ठीक है, और एक अलग से सेपरेट कृष्णा गोदावरी लिंक है जो लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम है ना, पत्तीसीमा लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम, वो अलग है. स्टेटमेंट 2 की बात करें तो रिजर्वायर एट बोल्लापल्ली एंड टनल थ्रू नल्लामल्ला फॉरेस्ट्स. तो ये सही है क्योंकि ये बोल्लापल्ली और नल्लामल्ला फॉरेस्ट में एक टनल बनाने की बात कर रहे हैं. और थर्ड है कि तेलंगाना गवर्नमेंट क्यों अपोज कर रही है? क्योंकि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अगेंस्ट है. तो इसलिए अपना कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया? सेकेंड और थर्ड सही हो गया, इसलिए ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, उसके बाद इसमें और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने स्ट्रांगली अपोज इसलिए किया है क्योंकि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इस पर काम स्टार्ट कर दिया विदाउट ऑब्टेनिंग मैंडेटरी अप्रूवल्स. ठीक है, तेलंगाना फियर्स कि यदि ऐसा कुछ होता है तो कृष्णा रिवर वाटर का शेयर उनके स्टेट में काफ़ी कम हो जाएगा. ठीक है, आई होप आप लोगों को ये प्रीलिम्स वाला पार्ट समझ आया होगा. अब हम स्टार्ट करते हैं मेंस वाला पार्ट. मेंस का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डिस्कस हाउ न्यूक्लियर फ्यूजन कुड हेल्प मीट द वर्ल्ड्स एनर्जी डिमांड्स एंड व्हाट प्रॉब्लम्स इट फेसेस. ऑल्सो एक्सप्लेन द रीसेंट सक्सेस इन अचीविंग नेट एनर्जी गेन इज इम्पॉर्टेंट. अब इसका आंसर देखते हैं. पहले अपन क्वेश्चन को समझ लेते हैं. एक काम करते हैं, तो क्वेश्चन पूछा है न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में और हमको ये बताना है कि वर्ल्ड की एनर्जी की डिमांड्स को ये कैसे फुलफिल करेगा.
लेकिन हमको ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट बोल रहा है कि ये क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है, और थर्ड बोल रहा है कि नेट एनर्जी गेन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो 3 पार्ट है। तो आंसर में देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना रहेगा, इसमें IBC वाले उस पर चलेंगे, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। तो सबसे पहले इंट्रो में हम न्यूक्लियर फ्यूजन बताएंगे। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है वेयर लाइट वेट एटमिक न्यूक्लियाई कंबाइन टू रिलीज वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन की जब 2 एटॉमिक न्यूक्लियाई कंबाइन करती है तो वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसमें नेट एनर्जी गेन होता है, ठीक है, वो जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम पोटेंशियल देखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी का, फ्यूजन एनर्जी का क्या पोटेंशियल है। तो इससे अबंडेंट क्लीन फ्यूल मिलता है। फ्यूजन यूजेस ड्यूटेरियम, तो क्या यूज़ करता है, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ड्यूटेरियम इज अबंडेंट इन सी वाटर, तो सी वाटर में ड्यूटेरियम अबंडेंट है। और लिथियम ब्रीडिंग कैन सस्टेन ट्रीटियम प्रोवाइडिंग फ्यूल फॉर मिलेनिया। फिर हाई एनर्जी डेंसिटी होती है। फ्यूजन रिएक्शंस प्रोवाइड ओवर 4 टाइम्स मोर एनर्जी पर मास यूनिट देन फिजन, तो फ्यूजन ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऑफरिंग कॉम्पैक्ट पावरफुल एनर्जी सोर्सेस। थर्ड देखते हैं, लो कार्बन फुटप्रिंट है। तो फ्यूजन एमिट्स नो ग्रीन हाउस गैसेज, इसमें कोई भी ग्रीन हाउस गैसेज नहीं निकलती है, मेकिंग इट अ प्रॉमिसिंग एलाई इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। फिर चैलेंजेस फेसिंग फ्यूजन, तो इंजीनियरिंग ब्रेक इवन। एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स लाइक NIF मस्ट नॉट ओनली अचीव साइंटिफिक ब्रेक इवन, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंटिफिक ब्रेक इवन अचीव करना चाहिए, जबकि इंजीनियरिंग ब्रेक इवन भी हमको अचीव करना है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। सेकेंड है कि मटेरियल की कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे प्लाज्मा फेसिंग कंपोनेंट्स मस्ट एंड्योर एक्सट्रीम न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट, तो एक्सट्रीम न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट होना चाहिए और रेडिएशन डैमेज होना चाहिए। उसके बाद थर्ड है ट्राइटियम मैनेजमेंट। तो ट्राइटियम जो मटेरियल है उसका मैनेजमेंट काफ़ी मुश्किल होता है, ये स्कार्स भी है और रेडियो एक्टिव भी है, इसलिए इसको सेफ ब्रीड करना और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल चैलेंज हो जाता है। फिर इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हर्डल्स, तो फ्यूजन प्रोजेक्ट्स लाइक ITER हैव मेजर कॉस्ट, तो इसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब सिग्निफिकेंस देखते हैं हम नेट एनर्जी गेन माइलस्टोन्स के। तो साइंटिफिक ब्रेक इवन अचीव, तो अभी तक क्या क्या अचीवमेंट्स हो चुका है वो देख रहे हैं। तो ऑन 5 दिसंबर 2022 LLNL National Ignition Facility delivered 2.05 megajoules of laser energy into a capsule and produced 3.15 megajoule of fusion output, a gain unit of approximately 1.5, the first controlled scientific break even। तो ये एक तरीके का एग्जाम्पल है, ठीक है, याद होता है तो ठीक, नहीं होता है तो भी ठीक, कोई इशू नहीं है। उसके बाद इम्प्रूव्ड क्यू फैक्टर्स, NIF कंटिन्यूड टू एडवांस सेकेंड ब्रेक इवन शॉट इन जुलाई 2023। फिर राइट ब्रदर्स मोमेंटम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स दीज माइलस्टोन्स मार्क अ ट्रांजिशन फ्रॉम थियोरेटिकल प्रॉमिस टू प्रैक्टिकल वायबिलिटी, तो थियोरेटिकल प्रॉमिस से प्रैक्टिकल वायबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, अकिन टू द फर्स्ट पावर्ड फ्लाइट। फिर फोर्थ है कॉशन ऑन फुल डेवलपमेंट, हाउएवर लेजर बेस्ड फ्यूजन लाइक NIF इज फार फ्रॉम मीटिंग इंजीनियरिंग ब्रेक इवन बिकॉज द फैसिलिटी कंज्यूम्ड अप्रॉक्सीमेटली 300 मेगाजूल ऑफ पावर टू जनरेट 2 megajoule laser pulse real world reactors require overall energy gain। तो ये हुआ एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। अब हम कैसे इस ग्लोबल एनर्जी कंट्रीब्यूशन की तरफ मूव ऑन करेंगे, तो कमर्शियल डेमोन्स्ट्रेटर्स होंगे, सेवरल प्राइवेट कंपनीज एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स आर मूविंग टुवर्ड्स पायलट प्रोजेक्ट्स एंड लॉन्ग पल्स ऑपरेशंस। सेकेंड है कि नीड फॉर इंजीनियरिंग ब्रेक थ्रूज, की इंजीनियरिंग ब्रेक थ्रूज चाहिए, जैसे कि हमको जो ट्रांजिशन करना है उसमें रिएक्टर्स मस्ट अचीव QE greater than 5 to 8, built from robust materials, efficient heat extraction and self-sustaining tritium cycles। ठीक है, तो हमने देखो इंट्रो देख लिया, बॉडी देख लिया, अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन में क्या बोला है, द रीसेंट नेट एनर्जी माइलस्टोन्स रिप्रेजेंट हिस्टोरिक प्रोग्रेस, तो ये हिस्टोरिक प्रोग्रेस रिप्रेजेंट करता है। साइंटिफिक वेरिफिकेशन दैट फ्यूजन कैन आउटपुट मोर एनर्जी देन इट्स इमीडिएट इनपुट्स, कि फ्यूजन से ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है रेदर देन इट्स इनपुट। हाउएवर वी आर स्टिल ऑन द जर्नी टूवर्ड्स इंजीनियरिंग ब्रेक इवन, हम अभी भी जर्नी पे हैं इंजीनियरिंग ब्रेक इवन की एंड सस्टेनेबल कमर्शियल पावर की। ओवरकमिंग मटेरियल्स, ट्राइटियम, कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस रिमेन एसेंशियल। ग्लोबल एफर्ट्स, पब्लिक एंड प्राइवेट आर एक्सेलरेटिंग प्रोटोटाइप्स एंड टोकामैक डिज़ाइंस। तो क्या क्या प्रोटोटाइप एंड टोकामैक डिज़ाइंस टारगेटिंग ग्रिड कनेक्टेड फ्यूजन बाय 2030 to 2040। इफ सक्सेसफुल, fusion could revolutionize global energy, safe, clean and virtually limitless, a true energy paradigm shift। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, इंडिया इज़ फोकसिंग मोर ऑन डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन इन सेंट्रल एशिया। तो डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन पे ज़्यादा फोकस कर रही है इंडिया, इंस्टेड ऑफ जस्ट ट्रेडिशनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट। ठीक है,
तो इसको हमको एक्सप्लेन करना है विथ रेफरेंस टू ऑनगोइंग इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग। तो आई होप क्वेश्चन इज़ क्लियर। अब हम इसमें देखते हैं और सेंट्रल एशिया डायलॉग, इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग के बारे में सबसे पहले हमको इंट्रो लिखना पड़ेगा। इसमें ना आप बेसिकली एक मैप भी बना सकते हो, ठीक है, सेंट्रल एशिया का। Central Asia, once perceived largely through the prism of great power rivalries and energy geopolitics, has emerged as a strategic focus for India's foreign policy. The India Cultural Asia Dialogue, launched in 2019, ये important point है, epitomizes this shift, reflecting India's vision of sustainable, inclusive and cooperative regional engagement beyond mere geopolitical calculations. तो इंडिया की ट्रेडिशनल लिमिटेशंस क्या क्या है सेंट्रल एशिया में कि जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट है, क्योंकि हम एकदम ज़्यादा नेबर नहीं करते ना। एब्सेंस है डायरेक्ट लैंड बॉर्डर का सेंट्रल एशिया से और पाकिस्तान बीच में आ जाता है, वो बहुत बार डिनाई कर देता है मूवमेंट। फिर सेकेंड है लिमिटेड इकोनॉमिक टाइज, इंडिया का और हम उनका अपना, इंडिया का और सेंट्रल एशिया के इकोनॉमिक टाइज उतने अच्छे नहीं हैं। फिर थर्ड है सिक्योरिटी लेंस डोमिनेंस, क्योंकि अफगानिस्तान वगैरह आ जाते हैं तो उससे टेररिज्म का इशू आ जाता है और ग्रेट पावर डायनेमिक्स बीच में आ जाती है, इसलिए लॉन्ग टर्म चीज़ें हम नहीं सोच पाते ज़्यादा। फिर शिफ्ट टू डेवलपमेंट सेंट्रिक एंगेजमेंट, तो इसमें क्या इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग कैसे कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा कि इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म को ऑपरेशन प्रोवाइड करेगा जैसे फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल पे। सेकंड, डेवलपमेंटल पार्टनरशिप्स बन जाएंगी जिसमें इंडिया ऑफर कर सकेगा लाइंस ऑफ क्रेडिट, लोन्स दे सकेगा। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स हम ले सकेंगे, जैसे कि हमने लिया है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करेगा वाया ईरान बाईपासिंग ट्रेडिशनल बॉटलनेक्स। फिर चाबहार पोर्ट तो अपना एक चल ही रहा है वहाँ पे। कैपेसिटी बिल्डिंग और सॉफ्ट पावर से कैसा लेना देना है कि आईटी और एजुकेशन में कोऑपरेशन रहेगा, आईटी पार्क्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अंडर आईटीईसी और ह्यूमन कैपिटल बिल्डअप होगा और गुडविल बिल्डअप होगी। फिर कल्चरल डिप्लोमेसी की बात करें तो शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज है, बुद्धिज़्म है, बॉलीवुड एक सॉफ्ट पावर क्रिएट करता है। अब इन सब का स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है डेवलपमेंट के लिए, तो चाइना का इन्फ्लुएंस इससे बैलेंस हो पाएगा। चाइना जैसे एक साइड BRI चला रही है ना, तो इन सब चीज़ों से हम अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं और चाइना का रोल कम कर सकते हैं। फिर रीजनल स्टेबिलिटी आ जाएगी रीजन में, मिटिगेटिंग एक्सट्रीमिज्म एंड फॉस्टरिंग इकोनॉमिक रेजिलियंस। फिर एनर्जी एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन हो पाएगा सप्लाई चेन में। मल्टीलेटरल कोऑपरेशंस को एक लिफ्ट मिलेगा जैसे SCO एंड CICA। लेकिन इसमें भी कुछ चैलेंजेस हैं जैसे सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, क्योंकि बहुत बार इंडिया की आउटरीच के कारण अफगानिस्तान वगैरह में इशू आता है। लॉजिस्टिकल हर्डल्स आएंगे, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ सकते हैं। फिर इकोनॉमिक स्केल में क्या होगा कि इंडियाज़ ट्रेड वॉल्यूम विथ सेंट्रल एशिया रिमेन्स मॉडेस्ट, कि हमारा जो ट्रेड वॉल्यूम है वो मॉडेस्ट है, उतना ज़्यादा नहीं है, तो इस पर काफ़ी इम्पैक्ट आ सकता है। अब इसमें हम देखते हैं कि हमने देखो इंट्रो देख लिया, बॉडी देख लिया, अब हमको कंक्लूजन की तरफ आना है। तो कंक्लूजन में क्या है कि इंडिया का जो डेवलपमेंट सेंट्रिक अप्रोच है सेंट्रल एशिया में वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रैटेजिक एंड डिप्लोमेटिक इवोल्यूशन। कहाँ से? रीजन को हम मेयरली जियोपॉलिटिकल राइवलरी के थ्रू नहीं देखते हैं, डेवलपमेंट और रीजनल स्टेबिलिटी के एंगल से भी देखते हैं। तो अब इसको हम किससे रिलेट करेंगे? क्वेश्चन से। तो कि ऑल दो चैलेंजेस परसिस्ट कर रहे हैं, लेकिन यदि स्ट्रैटेजी ऑफ कनेक्टिविटी होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी और कल्चरल डिप्लोमेसी होगी तो हम सेंट्रल एशिया के फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा बोथ प्रीलिम्स और मेंस का पर्सपेक्टिव। अब हम कल मिलेंगे 29 जून के करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।